गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट अफेयर्स वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। आज है 30 नवंबर और 30 नवंबर की परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं वो हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रोजाना की तरह। दोस्तों ये आज की महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं, लगभग 8 से 9 महत्वपूर्ण सुर्खियाँ हैं दोस्तों, जिनको हम लोग वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और आपको बता देता हूँ आज का जो करंट अफेयर्स है बहुत ही अच्छा करंट अफेयर्स है दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले स्वदेश परियोजना के बारे में बात करते हैं दोस्तों। जैसे नाम से लग रहा है कि अब ये कोई संस्कृति मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय की स्कीम होगी दोस्तों। स्वदेश परियोजना जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा स्टार्ट की गई है दोस्तों। जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा स्टार्ट की गई। इसका जो मकसद है दोस्तों ये है कि जो स्वदेश परियोजना है उसके अंतर्गत जो न्यूरोलॉजिकल विकार वगैरह रहते हैं, यानी जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर वगैरह रहते हैं, जैसे अल्जाइमर रोग हो गया, मिर्गी हो गया, पार्किंसन रोग हो गया, इनसे संबंधित दोस्तों एक मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग का एक डाटाबेस बनाया जाएगा। जितने भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर हैं उनकी मल्टीपल इमेज वगैरह रहेगी दोस्तों, ताकि क्या है कि वैज्ञानिक और डॉक्टर वगैरह मस्तिष्क का बहुआयामी अध्ययन वगैरह अच्छे तरीके से कर सके। और इन जो अल्जाइमर रोग हो गया, कई तंत्रिका संबंधी जो विकार वगैरह रहते हैं उसको समझने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है दोस्तों, ताकि न्यूरोलॉजिकल विकारों का प्रबंधन हो सके। तो याद रखना दोस्तों ये मल्टी मॉडल न्यूरो इमेजिंग डाटाबेस है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर से संबंधित। ठीक है, ये स्वदेश परियोजना है और किसके द्वारा स्टार्ट की गई? जैव प्रौद्योगिकी विभाग के नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर के द्वारा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये महिला सशक्तिकरण से जुड़ी हुई एक स्कीम है दोस्तों, वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम। यानी महिलाओं की दोस्तों विज्ञान और इंजीनियरिंग क्षेत्र का जो अनुसंधान क्षेत्र है उसके अंदर महिलाओं की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो दोस्तों, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। सबसे पहले तो ये याद रखिए दोस्तों, ये प्रोग्राम इंडो जर्मन साइंस टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा स्टार्ट किया गया। कोई जैव प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया, CSIR के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया। इसका याद रखिए दोस्तों, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा वुमेन इन्वॉल्वमेंट इन साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च प्रोग्राम स्टार्ट किया गया। ठीक है, इसका मुख्य मकसद ये है दोस्तों कि महिलाओं को जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र जो प्रोजेक्ट वगैरह है उसके अंदर उनको इनक्रेज किया जाए, उनको बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी सुनिश्चित किया जाए दोस्तों। और ये इस प्रोग्राम के तहत लेटरल एंट्री के माध्यम से अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। लेटरल एंट्री जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट वगैरह हो गए और बड़े बड़े पदों पे महिलाओं की दोस्तों जो साइंस और इंजीनियरिंग रिसर्च है उसमें लेटरल एंट्री के माध्यम से भागीदारी बढ़ाई जाएगी इस प्रोजेक्ट के द्वारा, प्रोग्राम के द्वारा, इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के द्वारा। ये नाम आप याद रखिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नमदा शिल्प के बारे में। नमदा शिल्प दोस्तों अभी क्यों सुर्खियों के अंदर है, सबसे पहले तो ये बता देता हूँ कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना है, सॉरी दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 योजना के अंतर्गत कौशल मंत्रालय के द्वारा, कौन सी मिनिस्ट्री दोस्तों? कौशल मंत्रालय के द्वारा कश्मीर के अंदर एक स्पेशल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के अंतर्गत स्पेशल प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है ताकि जो नमदा शिल्प है दोस्तों उसको रिवाइवल किया जा सके, उसका वापस जो नमदा शिल्प है उस उद्योग को वापस खड़ा किया जा सके दोस्तों। पहले ये बहुत ज़्यादा प्रचलित में था, लेकिन 1993 के बाद में दोस्तों कच्चे माल की कमी या टेक्निक वगैरह और गवर्नमेंट के सपोर्ट की कमी की वजह से ये नमदा शिल्प बहुत ज़्यादा गिरावट आ गई थी। तो अब गवर्नमेंट ये चाहती है कि इसको वापस शिल्प वगैरह को वापस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा दिया जाए, इसके निर्यात को बढ़ावा दिया जाए दोस्तों। नमदा शिल्प दोस्तों कश्मीर में जो सामान्य बुनाई प्रक्रिया रहती है उससे अलग दोस्तों भेड़ की जो ऊन रहती है उससे गलीचे कारपेट वगैरह बनाए जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों याद रखना कि नमदा सिर्फ जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, भेड़ की ऊन के माध्यम से बनाया जाता है। ये एक स्पेशल पायलट प्रोजेक्ट है दोस्तों, नमदा सिर्फ जम्मू कश्मीर से। ये इतना याद रखिए दोस्तों कि पारंपरिक नमदा क्राफ्ट होती है उसको पुनर्जीवित करना, उत्प्रेरित करना, कश्मीर के जो कारीगर हो गए, बुनकर हो गए, उनको कौशल को बढ़ावा देके ये पायलट प्रोजेक्ट की स्टार्ट किया गया है दोस्तों, याद रखिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम।
मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दोस्तों राज्य के अंदर एक बड़े पैमाने पे ट्राइबल आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। आदिवासी पहुंच कार्यक्रम स्टार्ट किया गया दोस्तों। आपको ही पता है कि भारत के अंदर देश की सबसे बड़ी जनजातियां हैं, आदिवासी जनजाति वगैरह, वो मध्य प्रदेश के अंदर निवास करती है दोस्तों। खासतौर पे गोंड हो गया, भील, ये जो महत्वपूर्ण जनजातियां दोस्तों मध्य प्रदेश में निवास करती है। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। ये एक कंबाइंड कार्यक्रम है दोस्तों कि आदिवासियों तक पहुंच सुनिश्चित किया जाए। इसके अंदर बहुत सारे कदम वगैरह हैं। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इस प्रोग्राम के अंतर्गत जो अनुसूचित क्षेत्र है उसके रहने वाले जो लोग हैं दोस्तों, जो पैसा एक्ट है यानी पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों के विस्तार अधिनियम 1996 है दोस्तों, उसको ढंग से लागू किया जाएगा जो जितने भी अनुसूचित क्षेत्र हैं। ताकि क्योंकि पैसा एक्ट के तहत क्या क्या होता है दोस्तों कि ग्राम सभा होती है, वो सबसे महत्वपूर्ण रहती है। तो इसलिए अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों की में स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए पैसा एक्ट है 1996, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसका विस्तार किया जाएगा। दूसरा दोस्तों, आदिवासियों का एक प्रमुख पेय पदार्थ रहता है दोस्तों महुआ। आप याद रखना, महुआ दोस्तों एक तरह की शराब वगैरह रहती है, वो आदिवासियों का एक प्रमुख पेय पदार्थ है जिसको लीगलाइज करना है। मध्य प्रदेश आदिवासी आउटरीच कार्यक्रम के अंतर्गत आदिवासियों का प्रमुख पेय पदार्थ महुआ को वैध बनाया जाएगा दोस्तों, और साथ में उसको एक विरासत शराब के रूप में बिक्री भी की जाएगी। ये भी इसी कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों ये महुआ शराब की वजह से दोस्तों बहुत सारे क्या केस वगैरह आदिवासी समुदाय के ऊपर किए गए थे। तो जितने भी लीगल केस हैं उनको वापस लिया जाएगा, और जो आदिवासी समुदाय के वो महत्वपूर्ण नेता वगैरह हैं उनके स्मारक बनाना, उनसे संबंधित रेलवे स्टेशन का नाम रखना। जैसे रानी कमलावती गौड़ समुदाय से आती थी तो रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया था। इस तरह के दोस्तों बहुत सारे क्या है कि एक तरह से आदिवासी समुदाय तक पहुंचने के लिए ये आउटरीच कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। ये चीज़ याद रखिए। दूसरा चीज़ दोस्तों, एक लास्ट इंपॉर्टेंट सा फैक्ट बता देता हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में देश की सबसे बड़ी जनजातीय आबादी निवास करती है। ये भी चीज़ याद रखिए दोस्तों। राज्य के अंदर 46 मान्यता प्राप्त अनुसूचित जनजातियाँ, राज्य के अंदर कितनी है दोस्तों? 46 मान्यता। और 3 तो दोस्तों पर्टिकुलर वनरेबल ट्राइबल ग्रुप के अंदर भी शामिल है, जो PVTG है दोस्तों, यानी विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय की एक श्रेणी बनी हुई है दोस्तों, जिसमें लगभग 75 से 76 जनजातियाँ शामिल है। उसमें से मध्य प्रदेश की 3 जनजाति है, वो भी PVTG ग्रुप के अंदर शामिल है। और आपको एक नॉलेज के तौर पे बता देता हूँ कि उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा की सबसे ज़्यादा जनजातियाँ PVTG के अंदर शामिल है दोस्तों। शायद तक 9 या 11 है, पता नहीं, लेकिन उड़ीसा राज्य की सबसे जनजातियाँ PVTG के अंदर शामिल है। और मध्य प्रदेश की कितनी है? 3 शामिल है। और एक समिति का नाम याद रखिए दोस्तों, सासा समिति। सासा समिति 2013 के अंदर गठित किया गया था। ये आदिवासी जनजातियों से रिलेटेड महत्वपूर्ण समिति थी दोस्तों। 2013 के अंदर सासा समिति गठित की गई थी। PVTG ग्रुप है, आप अच्छी तरीके से देखना, उसमें लगभग 75 जनजाति शामिल है। सबसे ज़्यादा जनजाति है वो उड़ीसा राज्य की शामिल है। मध्य प्रदेश की 3 जनजातियाँ शामिल है। और मध्य प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा आदिवासी समुदाय जनजातियाँ निवास करती हैं। चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में बात कर लेते हैं। NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ ये क्यों सुर्खियों के अंदर है। क्योंकि दोस्तों NGT के द्वारा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड है दोस्तों, उस पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसने किया क्या है दोस्तों? NGT के पास शिकायत की गई थी कि जिंदल स्टील एवं पावर प्लांट है उसके द्वारा राज्य के जो अधिकारी वगैरह हैं उनके साथ मिली भगत करके, और एक नदी बहती दोस्तों, नाम याद रखिए, नंदिरा जो नदी है दोस्तों, नंदिरा नदी, ये उड़ीसा के अंदर है। और इसको क्या अनाधिकृत तरीके से हड़प के इसमें मिट्टी वगैरह डाल डूल के इस पूरी नदी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया दोस्तों। तो इसलिए जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड पे NGT के द्वारा 2 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ठीक है, याद रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो नदी का नाम याद रखिए, उड़ीसा की, और ये NGT के द्वारा जुर्माना वगैरह लगाया गया है। आप तो नदी का नाम याद रखिए। अब अपन दोस्तों राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट वगैरह है वो बता देता हूँ कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण या राष्ट्रीय हरित अधिकरण है दोस्तों, इसकी स्थापना 2010 में राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत की गई थी दोस्तों। इसका मुख्य मकसद
इसका स्थापना इसलिए की गई दोस्तों, पर्यावरण के जो बचाव और वन संरक्षण, अन्य जितने भी प्राकृतिक संसाधन वगैरह हैं, सही पर्यावरण से संबंधित कोई भी कानूनी अधिकार हो गया, उसका परिवर्तन हो गया, उसका प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन, और उन पर्यावरण से जुड़े जितने भी जो मामले वगैरह रहते हैं उनका तेजी से प्रभावी तरीके से निपटान करने के लिए 2010 में एक्ट के माध्यम से एनजीटी की स्थापना की गई थी। ये पर्यावरणीय संबंधित कानून वगैरह देखती है दोस्तों, उससे संबंधित मामले देखती है। सेकंड चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए दोस्तों कि एनजीटी सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के जो निर्धारित प्रक्रिया है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के तहत जो भी निर्धारित प्रक्रिया दोस्तों उसका पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है। एनजीटी प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत पर कार्य करती है। याद रखना दोस्तों, एनजीटी के द्वारा इस एक्ट के अंदर ये भी प्रोविजन किया गया है कि मामले की लिस्टिंग होने के बाद 6 महीने के भीतर एनजीटी को जो पर्यावरण से संबंधित जो भी मामला वगैरह उसका निपटान करना आवश्यक है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिए दोस्तों। और भारत में इस तरह की विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण है दोस्तों स्थापित करने वाला विश्व के अंदर तीसरा देश था और पहला विकासशील देश था। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अंदर विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई, उसके बाद में तीसरे नंबर पर भारत में की गई थी। और विकासशील देशों के अंदर पहली बार विशेष पर्यावरणीय न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखना। और इसकी एनजीटी की जो मुख्य पीठ है, यानी जो मेन पीठ है दोस्तों, वो नई दिल्ली के अंदर है दोस्तों। और बाकी 4 क्षेत्रीय पीठ भी है। याद रखिए दोस्तों, भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई, ये 4 क्षेत्रीय पीठ हैं। प्रधान पीठ कहाँ पे है? नई दिल्ली के अंदर। और जो एनजीटी के जो अध्यक्ष रहते हैं दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय की जो सुप्रीम कोर्ट रहता है उसकी एक समिति के द्वारा, इसमें लगभग 10 न्यायिक सदस्य रहते हैं दोस्तों। और अध्यक्ष होता है दोस्तों या तो उच्च न्यायालय होता है जो हाई कोर्ट रहता है, उसका कोई सेवारत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, उच्च हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस रहता है, या भारत का सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश, ये इसका अध्यक्ष के तौर पे नियुक्ति की जाती है दोस्तों। अध्यक्ष के तौर पे आप याद रखना। ये एनजीटी के बारे में था दोस्तों। अब अगला आपको अदन की खाड़ी के बारे में बता देता हूँ, ये न्यूज के अंदर है दोस्तों। अदन की खाड़ी को बरबेरा की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। आपको पता है कि ये मिडिल ईस्ट की कंट्री हैं, लगभग 8 से 9 देश हैं दोस्तों। यहाँ पे ओमान वगैरह है, और ये अफ्रीका है दोस्तों, आपको पता है। और ये लाल सागर है, और ये पूरा अरब सागर है दोस्तों। तो ये जो है ना, ये अदन की खाड़ी है दोस्तों, यानी जो खाड़ी देशों और अफ्रीका के जो बीच में लाल सागर है, वहाँ पे ये अदन की खाड़ी स्थित है। याद रखना दोस्तों, अदन की खाड़ी को बरबेरा की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे एक जल संधि है जो अफ्रीका और खाड़ी देशों को अलग करती है, और लाल सागर और अरब सागर है दोस्तों, उसको जोड़ती है। याद रखना, जिसका नाम क्या है? बाब अल मंडेव। बाब अल मंडेव, यहाँ पे एक जल संधि है जो लाल सागर और अरब सागर को दोस्तों आपस में जोड़ती है, और खाड़ी देश और अफ्रीका देश है यहाँ पे जिबूती वगैरह उन देशों को अलग करती है। बाब अल मंडेव, याद रखना दोस्तों, इसका जल संधि का नाम याद रखिए। अदन की खाड़ी का दूसरा नाम बरबेरा की खाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको इससे जुड़ा एक फैक्ट बता देता हूँ। ऑपरेशन संकल्प भारतीय नौसेना के द्वारा स्टार्ट किया गया था दोस्तों 2019 के अंदर। वो फारस की खाड़ी से के अंदर भारतीय जो तेल के जो टैंकर हैं, व्यापारिक जो जहाज वगैरह हैं, उनकी रक्षा करने के लिए ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया गया था। फारस की खाड़ी, मेन तौर तो फारस की खाड़ी के जो व्यापारिक जहाज वगैरह थे, वहाँ पे टेंशन के माहौल के अंदर सुरक्षा करने के लिए स्टार्ट किया गया था। वैसे अरब सागर के अंदर जो भी भारतीय व्यापारिक जहाज है, उसकी रक्षा करने के लिए ऑपरेशन संकल्प स्टार्ट किया गया। याद रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अगला देखिए दोस्तों, एक पोषण ज्ञान के बारे में। पोषण ज्ञान दोस्तों स्वास्थ्य और पोषण की जानकारी पे आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार है। पोषण ज्ञान की शुरुआत की गई दोस्तों नीति आयोग के द्वारा। ये स्वास्थ्य और पोषण की जो जानकारी है उनको इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाया गया दोस्तों। किसके द्वारा? नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग के द्वारा बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, सामाजिक एवं व्यवहार परिवर्तन केंद्र, अशोका यूनिवर्सिटी के साथ साझेदारी करके पोषण ज्ञान नामक का एक राष्ट्रीय डिजिटल भंडार बनाया गया। आप अदर नाम छोड़िए, बस आप नीति आयोग, बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, उन दो का नाम याद रखिए दोस्तों। और क्यों बनाए गए? ताकि स्वास्थ्य और पोषण पे आधारित एक राष्ट्रीय डिजिटल कोष
यानी पोषण ज्ञान, नाम याद रखिए दोस्तों। एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य से संबंधित, पोषण से संबंधित इसमें जानकारी रहेगी। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया? नीति आयोग और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन। नेक्स्ट करंट अफेयर्स में देखिए दोस्तों कीवी फ्रूट के बारे में। ये भी एक यूनिक सा फ्रूट है दोस्तों, आपको पता होगा। ये क्यों न्यूज के अंदर है, सबसे पहले ये बता देता हूँ। ये इंडिया का ओनली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कीवी है दोस्तों, भारत का ओनली माने केवल सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कीवी है दोस्तों, जो जीरो वैली, ये अरुणाचल प्रदेश के अंदर पड़ती है दोस्तों। तो आपको ये भी फैक्ट याद हो गया कि जीरो वैली कहाँ पे है दोस्तों, न्यूज के अंदर है। ये अरुणाचल प्रदेश का जो निचला सुबनसिरी जिला है उसके अंदर ये जीरो वैली है दोस्तों, घाटी पड़ती है। और इंडिया का ओनली सर्टिफाइड ऑर्गेनिक कीवी है वो जीरो वैली के अंदर है दोस्तों, जिसको अभी दिल्ली के अंदर ट्राइफेड के द्वारा आदि महोत्सव चल रहा है उसके अंदर लॉन्च किया गया, भारत का पहला ऑर्गेनिक कीवी। ठीक है, कहाँ लॉन्च किया गया? नई दिल्ली के अंदर आदि महोत्सव चल रहा है। और आदि महोत्सव दोस्तों ट्राइफेड के द्वारा आयोजित किया जाता है हर साल, जिसमें आदिवासियों समुदाय से संबंधित जो भी प्रोडक्ट वगैरह रहते हैं, ठीक है, जितने भी उनके शिल्प वगैरह जो भी हैं उनका प्रमोशन करने के लिए आदि महोत्सव ट्राइफेड के द्वारा हर साल आयोजित किया जाता है। और नई दिल्ली के अंदर अभी आयोजित किया जा रहा है और वहाँ पे इस फ्रूट को लॉन्च किया गया है दोस्तों। और ये फ्रूट दोस्तों अरुणाचल प्रदेश भारत का पहला स्टेट है दोस्तों ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन ऑफ कीवी फ्रूट। और ये कौन से मिशन के तहत मिला था दोस्तों? मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। ये भारत सरकार की एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है दोस्तों, मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट नॉर्थ ईस्ट रीजन। उसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश को ये जो कीवी फ्रूट है उसको सर्टिफाइड मिला है दोस्तों, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कुनो नेशनल पार्क के बारे में दोस्तों, ये क्यों न्यूज के अंदर है सबसे पहले ये बता देता हूँ। कुनो नेशनल पार्क दोस्तों एमपी के अंदर पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश का ये नेशनल पार्क है दोस्तों। ये अभी इसलिए न्यूज में है दोस्तों कि अभी न्यूज आई है कि पार्क में 13 अफ्रीका चीता है दोस्तों, वो अगले साल तक मिल जाएंगे। कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर भारत सरकार का एक प्रोग्राम है दोस्तों, जिसमें अफ्रीका चीता है उनको भारत से लाया जा रहा है दोस्तों। कौन कौन से देशों से? 3 तो दोस्तों नामीबिया से लाए जा रहे हैं और 10 दक्षिणी अफ्रीका है, उनसे 13 चीतों का चयन किया गया है दोस्तों। अफ्रीका चीता वो मध्य प्रदेश के कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर स्थापित किया जाएगा दोस्तों। ये दुनिया का सबसे बड़ा अंतर महाद्वीपीय पशु हस्तांतरण बताया जा रहा है, यानी इतने बड़े स्केल पे अंतर महाद्वीपीय यानी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप पे पशु का हस्तांतरण नहीं हुआ दोस्तों। और 13 अफ्रीका चीता है वो दक्षिणी अफ्रीका से और 3 नामीबिया से, ये दोनों देशों से भारत को अगले साल यानी अगले साल दिसंबर तक कुन्नो नेशनल पार्क के अंदर 13 अफ्रीका चीता मिलने की उम्मीद है दोस्तों। अब आपको अफ्रीका चीता के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। अफ्रीका जो चीता है दोस्तों वो आयुष्मान की जो रेड लिस्ट है उसमें वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है। कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है दोस्तों? वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है, आप याद रखना दोस्तों। जबकि जो उत्तरी अफ्रीका और एशिया चीता है दोस्तों वो क्रिटिकल एंडेंजर्ड सूची के अंदर आता है, गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची के अंदर। कौन कौन से चीता? अब जो चीता है दोस्तों उसकी 3 प्रजाति अभी, एक तो उत्तरी अफ्रीका, एक अफ्रीका चीता और तीसरा एशिया चीता दोस्तों। तो उत्तरी अफ्रीका और एशिया चीता गंभीर रूप से संकटग्रस्त सूची के अंदर आता है, आप याद रखना। जबकि जो अफ्रीका चीता भारत लाया जा रहा है कुन्नो नेशनल पार्क, वो एक आयुष्मान की रेड लिस्ट में वनरेबल कैटेगरी के अंदर आता है, याद रखिए दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, ये आज की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स थी आप सभी के लिए और मुझे उम्मीद है दोस्तों ये आपको पसंद आएगी। ठीक है, और लास्ट में आप सभी को दोस्तों धन्यवाद सभी का।